हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में धातुओं का निष्कर्ष पढ़ेंगे। जैसा कि जान रहे हैं, ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का तीसरा पाठ धातु एवं अधातु चल रहा है। जिसके पहले वीडियो में हम धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी, आयनिक यौगिक, आयनिक बंध, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमें पढ़ना है धातुओं का निष्कर्ष, यानी कि पृथ्वी से धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे हम जानते हैं लोहा, सोना, सब क्या है, धातुएं हैं। तो धातु धरती से हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे धातुओं के निष्कर्षण से पहले हमें दो शब्द जानने जरूरी है। एक होता है खनिज और दूसरा कहा जाता है अयस्क। पहले ये दो बातें समझिए कि ये क्या है। देखिए, खनिज क्या होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राप्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, यानी कि खुदाई में पृथ्वी से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको हम खनिज कहते हैं। लेकिन उन कुछ खनिजों में अयस्क होते हैं, यानी कि वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम आसानी से कम खर्च से तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं, धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं, वे अयस्क कहलाते हैं। यानी जो खनिज निकलते हैं उन्हीं खनिजों में कुछ अयस्क होते हैं, सभी नहीं होते हैं। कुछ अयस्क होते हैं और अयस्क वे पदार्थ होते हैं, यानी अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे कम खर्च में आसानी से धातुओं को प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे हम अयस्क और खनिज की अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो यही हो गया कि पृथ्वी की भूपर्पटी से कुछ खनिज प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो खनिज जो खुदाई से प्राप्त होते हैं खनिज होते हैं, पर उन्हीं खनिजों में कुछ खनिज अयस्क होते हैं जिनसे हम आसानी से कम खर्च में धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसकी परिभाषा के आधार पर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो खनिज हैं, खनिज अयस्क होते हैं, यानी जितने भी खनिज हैं वो सभी तो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन खनिज में अयस्क होते हैं। लेकिन जितने अयस्क हैं सबके सब खनिज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर खुदाई से खनिज प्राप्त हुए तो जरूरी नहीं कि वो अयस्क ही हो, यानी कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि जो अयस्क हैं वो खनिज से निकले। तो दो बातें क्लियर हो गई कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये दूसरी बात है। अब हम तीसरी बात करते हैं। जैसा कि हमें पढ़ना क्या है, धातु का निष्कर्षण। तो जो खनिज है सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या बताया कि सभी खनिजों में धातुएं जरूरी नहीं कि हों, तो सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, क्योंकि जितने अयस्क हैं वो खनिज हैं और अयस्कों से धातु निकलती है। और जो खनिज हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी खनिज निकल जाए धरती से जिनमें धातु ही ना हो। तो ये तीन पॉइंट हो गए कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण की बात कर लें। जैसे खनिज जो धरती से अशुद्ध रूप में वस्तुएं प्राप्त होती, खनिज होती, लेकिन अयस्क, अब अयस्क अलग चीज होते हैं। तो ये तो हमने कुछ खनिज अयस्क के अंतर की बात कर लिया कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिख लेते हैं। अयस्क कई तरह के होते हैं। कुछ अयस्क होते हैं आयरन, यानी लोहा के अयस्क। तो जो आयरन के अयस्क हैं, अब इनके नाम देखते हैं कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो आयरन के अयस्क में जैसे कि एक है हेमेटाइट, जिसका सूत्र है Fe2O3। एक है मैग्नेटाइट, इसका सूत्र है Fe3O4। ये आयरन के अयस्क हो गए। फिर और अयस्क की बात करते हैं।
जैसे कि हम बात कर लें जिंक गैस। अब जिंक का अयस्क एक होता है कैलामाइन, कैलामाइन जिसका सूत्र है ZnCO3, जिंक का। एक है जिंकेट जिसका सूत्र है ZnO। फिर और बात करते हैं एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क है बॉक्साइट, जिसका फार्मूला है Al2O3 इंटू 2H2। ये बॉक्साइट का सूत्र। फिर हम बात कर लेते हैं कॉपर के अयस्क। तो कॉपर के अयस्क में से एक है कॉपर पाइराइट, ये काफी फेमस अयस्क है, कॉपर पाइराइट। सूत्र है CuFeS2। एक और क्यूपराइट, तो क्यूपराइट का है Cu2O। तो आयरन कॉपर, हाँ एक मरकरी का अयस्क ले लेते हैं, मरकरी का अयस्क। इसका एक फेमस एग्जांपल है सिनेबार, जिसका फार्मूला है HgS। फिर जैसे हम सिल्वर का अयस्क ले लें, सिल्वर का अयस्क एग्जांपल है हार्नबिल, हार्न सिल्वर, ये काफी महत्वपूर्ण है हार्नबिल AgCl2। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अयस्क की बात कर ली, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब कुछ अयस्क हैं। तो हमने अभी तो ये जाना कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। अब हमें मेन टॉपिक ये पढ़ना है कि अयस्कों से धातुओं को निकाला कैसे जाता है। तो पहले ये जानते हैं कि धातुओं में, यानी धातुओं को जो हमें शुद्ध करना है, तो अयस्क में कौन सी अशुद्धि होती है जिनको हमें निकालना होता है। तो जो इसके जो अयस्क होता है, अयस्क में होता है क्या, अयस्क में धातु के साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को निकालना होता है। जब निकलेंगे तो साफ धातु प्राप्त हो जाएगी। इन अशुद्धियों को कई नाम बोलते हैं, इनको मैट्रिक्स कहते हैं या आधात्री कहते हैं या गैंग कहते हैं। तो ये सब नाम, यानी इन्हीं अशुद्धियों को धातु से, यानी जो धातु का अयस्क है, जो यौगिक है, इससे इन अशुद्धियों को निकालना होता है। तो निकालने के बाद फिर धातु निकालता है, फिर धातु का शोधन करते हैं, यानी पहले निष्कर्षण करते हैं, अयस्क से धातु को निकालते हैं अशुद्धियों को अलग करके। फिर जो धातु प्राप्त होती है वो भी शुद्ध नहीं होती है, उसके बाद उस धातु को फिर शुद्ध किया जाता है। तो हमको पढ़ना है निष्कर्षण। तो सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है। उच्च क्रियाशील धातु, जिनमें अधिक क्रियाशीलता होती है, उच्च क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु, जो उच्च से थोड़ा कम क्रियाशील होती है, मध्यम क्रियाशील धातु। उसके बाद फिर निम्न क्रियाशील धातु में, जिनमें क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, निम्न क्रियाशील धातु में। तो जो सक्रियता श्रेणी है या विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें बताया गया है कि कौन सी धातु में अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम है। जैसे हम कुछ नाम लिख देते हैं। उच्च क्रियाशील विषय की आता है
पोटेशियम, सोडियम, ये सब उच्च क्रियाशील धातु होती है। अब मध्यम क्रियाशील कुछ धातुओं के नाम लिख लेते हैं। तो मध्यम क्रियाशील में कौन कौन सी धातु इससे ले आते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब जो धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील होती है, मतलब कि अधिक क्रियाशीलता थोड़ा कम, यानी कि मध्यम क्रियाशील होती है। पर सबसे ज्यादा परीक्षा में मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण ही आता है। इसी में एल्यूमिनियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है। तो ये सब जो होते हैं मध्य क्रियाशील धातु होते हैं। और फिर निम्न क्रियाशील की बात कर लें तो निम्न क्रियाशील में जैसे कि मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो धातुएं होती हैं निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं, यानी कि ये अधिक क्रिया करती हैं, ये इनकी तुलना में थोड़ा कम क्रिया करती हैं, ये और कम क्रिया करती हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मध्यम क्रियाशील धातु। तो ये तीन तरह की धातुएं हो गई। अब इनके निष्कर्षण की बात करें तो पहले स्टेप लिख देते हैं, जैसे उच्च क्रियाशील धातु। अब इसमें जो अयस्क है, धातुएं क्या लिखें, सीधा हम अयस्क लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। उच्च क्रियाशील जैसे धातुओं के ही अयस्क हैं तो धातुएं लिखे, कोई बात नहीं, मतलब कि उच्च क्रियाशील धातुओं वाले अयस्क। तो हम यहाँ पे अयस्कों की बात कर रहे हैं। ये जो अयस्क हैं उच्च क्रियाशील वाले धातु इनमें है, इनमें मध्यम क्रियाशील के धातु हैं, इनमें कम क्रियाशील धातु में मिक्स है अयस्क। अब यहाँ पर इनका होना है, पहले काम होता है सांद्रण, क्योंकि जो स्टेप्स होती हैं जैसे कि स्टेप में सांद्रण पहले आता है, यानी सबसे पहले जो हम स्पेशली बात करें सांद्रण होता है। जैसे खनिज है, अब खनिज से अयस्क निकलते हैं, अयस्क प्राप्त होते हैं। तो अयस्क में होती है अशुद्धियां, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले करते हैं सांद्रण। सांद्रण के बाद फिर दो ऑप्शन होता है, या तो भर्जन होता है या फिर निस्तापन होता है, दोनों नहीं होता। उसके बाद फिर प्रगलन होता है, और प्रगलन के बाद फिर धातु प्राप्त हो जाती है, तो धातु का शोधन होता है। जो धातु प्राप्त होती है अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का शोधन होगा, और शोधन होने के पश्चात शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो ये इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम खनिज की बात कर रहे हैं, उच्च क्रियाशील धातुओं वाली जो खनिज है इनका सबसे पहले सांद्रण, सांद्रण सब में होना है, तो सांद्रण होता है। तो सांद्रण करते हैं, सांद्रण के बाद इनका होता है विद्युत अपघटन। जब विद्युत अपघटन हो जाता है तो वो धातु प्राप्त हो जाती है। ये तो छोटी सी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर मध्यम क्रियाशील धातुओं की बात करते हैं। अब इनमें धातुओं को कई प्रकार से सिलेबस के अनुसार विशेष रूप दो रूप में बांटा गया है, कि कुछ कार्बोनेट के अयस्क और कुछ सल्फाइड के अयस्क। क्योंकि ये बात याद रखेंगे कि अशुद्धियों के रूप में जो अयस्क होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क, कुछ सल्फाइड अयस्क, कुछ ऑक्साइड अयस्क होते हैं, कुछ नाइट्रेट अयस्क होते हैं। तो अलग अलग तरह के अयस्क होते हैं, मतलब उनके संयोजन के आधार पर। तो कार्बोनेट के अयस्क और सल्फाइड के अयस्क, अब दोनों में अंतर भी है। जो कार्बोनेट के अयस्क हैं
इनमें होता है निस्तापन, यानी पहले सांद्र तो होना ही है, सांद्र के बाद इनमें निस्तापन हो जाएगा। या फिर नाम लिख, पहले सांद्र लिख देते हैं, सांद्र करने पड़ता है, तो सांद्र दोनों में होगा, यहाँ भी सांद्र होगा। सांद्रण के बाद अब इसमें होगा निस्तापन, और इसमें निस्तापन नहीं होता, इसमें होता है भर्जन। अब इसके बाद इनके प्राप्त होते हैं ऑक्साइड, तो अलग ही स्टेप है, अलग ही लेके चलते हैं, ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब ऑक्साइड का होता है अपचयन, तो अपचयन में विशेष क्रिया होती है प्रगलन, इसलिए उसका सीधे लिखते हैं प्रगलन। यहाँ भी अपचयन या प्रगलन। इस प्रकार से वो धातु प्राप्त हो जाती है। और कुछ सल्फाइड के अयस्क निम्न क्रियाशील धातुओं में भी आते हैं, तो यहाँ पे इससे स्टेप है, तो सल्फाइड गैस यहाँ पे हो गए, जिनमें पहले भर्जन होगा, फिर भर्जन के बाद डायरेक्ट धातु प्राप्त हो जाती है। तो जो सबसे जटिल क्रिया है वो मध्यम क्रियाशील धातुओं के अयस्क की है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद रिएक्शन वाइज बताना है, जगह भी देखते रहते हैं कहाँ कहाँ जगह, जैसे पहले इसका बताना है। फिर समझे सांद्रण क्या होता है, कि सांद्रण लगभग सब जगह हो रहा है, तो सांद्रण में होता क्या है कि सांद्रण जैसे कि कोई अयस्क है जिसमें वो पदार्थ धातु मिला हुआ है, तो ऐसे एक होता है, इसको बोलते हैं फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, या कहते हैं झाग प्लवन विधि। प्लवन समझते हैं तैरना, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से सिस्टम रहता है। अब जो अयस्क है इसमें जैसे जल भरा हुआ जल है, इसी में चीड़ का या तारपीन का तेल भी होता है। अब जो अयस्क है उसको डाला जाता है, तो डालने के बाद बुलबुले उठने लगते हैं, तो जो अशुद्धि होती है नीचे तली पर बैठ जाती है, मतलब कि जो पदार्थ होता है, सॉरी, पदार्थ नीचे तली बैठ जाता है, अशुद्धियां ऊपर तैरने लगते हैं। तो बताएंगे फेन प्लम विधि व विधि है जिसमें जल व तारपीन के ताल वाले मिश्रण में जब अयस्क को डाला जाता है तो अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, और जो हमारा धातु होता है, मतलब कि जो पदार्थ होता है, जो अयस्क होता है, वो नीचे बैठ जाता है। इसको कहते हैं फेन प्लवन विधि। ने एक प्रकार से छनाई होती है, जहाँ पे छान के इस पदार्थ को अलग किया गया, तो जो बड़े बड़ी अशुद्धियां होती हैं वो इस सांद्र से निकल जाती हैं, लेकिन छोटी अशुद्धियां तो इस प्रक्रिया से निकलेंगी नहीं। तो जो सांद्र होता है एक प्रकार से बड़ी बड़ी अशुद्धियों को, या बड़े बड़े अशुद्धियों के कण को निकालने का तरीका होता है। तो सांद्र यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ सब जगह सांद्र होगा, यहाँ भी सांद्र होता है, इसको लिखे नहीं, लिख देते हैं, और भोजन सॉरी भाजन लिख देंगे, शानदार होता है, भाजन नहीं होता, तो सांद्र। तो ये तो हमने बात कर दी कि सांद्र क्या होता है। अब विद्युत अपघटन इसमें हो रहा है प्रोसेस, तो विद्युत अपघटन का सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड को ले लें, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या होगा जब विद्युत अपघटन करेंगे, इसके दो अणु विद्युत अपघटन होगा, यानी विद्युत का प्रवाह करेंगे तो टूटेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। सोडियम प्राप्त होगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी एनोड पर। तो विद्युत अपघटन में क्या है कि जब इस सांद्रित पदार्थ को विद्युत अपघटित किया जाता है तो उसके जो अवयव हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई, तो ये विद्युत अपघटन हो गया। पहले सांद्र किया, छाना गया,
फिर विद्युत अपघटन करके उसके अवयवों को तोड़ा गया। इस प्रकार से हमारी सोडियम धातु मिल गई। तो ये तो हो गया उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और सबसे क्या है मेन, ये मध्यम क्रियाशील धातु के अयस्क। अब इसमें कार्बोनेट के अयस्क, जैसे कि आप कोई कार्बोनेट ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि जिंक है, तो जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं। इसको फ्रेम पे मिला दी क्योंकि जगह की समस्या है। तो जिंक कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, ये कैलामाइन है, कार्बोनेट का एक अयस्क है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले तो सांद्र सांद्र समझ ही गए, चाहे सल्फाइड का अयस्क लेंगे, उन दोनों में क्या करेंगे, सांद्र करेंगे। सांद्र करने से क्या है, जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां हो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं निस्तापन और भाजन की। तो सांद्र तो छानना हो गया, निस्तापन भाजन दोनों में एक ही काम है, गर्म करना। पर कंडीशन क्या है कि निस्तापन बिना ऑक्सीजन के होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। भाजन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो भाजन प्रक्रिया होती है ये परावर्तनी भट्ठी में की जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भट्ठी है, परावर्तनी भट्ठी, ये बात याद रखिए। तो भाजन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ को जलाया जाता है, अयस्क को जलाया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, ताकि उसके जो कण है वो टूट जाएं और टूट के फिर अलग अलग हो जाए। और निस्तापन में बिना ऑक्सीजन के गर्म किया जाता है। जैसे हम जिंक कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, कैलामाइन की, तो इसमें निस्तापन है तो ऑक्सीजन नहीं लेंगे, डायरेक्टली इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Zn, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 एक ले लेंगे, जिंक ऑक्साइड, ZnO हो गया, यानी जिंकेट मिल गया। बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है, शुद्ध ही उड़ जाएगी। बचा क्या, जिंक ऑक्साइड। तो इस प्रक्रिया क्या है, निस्तापन से ऑक्साइड मिलता है, तो मिल गया जिंक ऑक्साइड, जिंकेट। अब इसका हम प्रगलन करेंगे। हाँ, प्रगलन क्लियर रखेंगे, हमेशा वात्या भट्ठी का यूज करते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर की भट्ठी होती है, वात्या भट्ठी। तो ये जो दो भट्टियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तनी भट्ठी, एक वात्या भट्ठी। तो परावर्तनी भट्ठी का यूज भर्जन में होता है और वात्या भट्ठी का यूज प्रगलन में होता है। प्रगलन मीन्स गलाना, जैसे निस्तापन क्या, गर्म करना, कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना भर्जन कहलाता है। और फिर अयस्क के कणों को गर्म करके पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है, कि उसका नाम क्या, प्रागलन, गलाना। अब जैसे कि पदार्थ में बताया कि इसमें क्या है, जैसे खनिज था, खनिज से अयस्क मिला, फिर उसमें अशुद्धियां हैं, उनको हमने छाना सांद्र करके, तो छानने के बाद बड़ी अशुद्धियां निकल गई और छोटी रह गई। अब उनको या तो भर्जन या निस्तापन करके जब गर्म करेंगे तो जो कण है टूटेंगे, अब टूट टूट के अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के बाद उनका गलाएंगे, पीछे कण थे बड़े बड़े, अब छोटे हो गए, उनको गलाएंगे, एकदम गल जाएंगे। गलने के बाद फिर जो अशुद्धियां होंगी अलग। तो प्रगलन एक प्रकार से अपचयन होता है। वो अपचयन का मतलब समझते हैं। अपचयन का मतलब जहां पर ऑक्सीजन को निकाला जाए, यानी ऑक्सीजन को हटाया जाए, वो होता है अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन लिया जाता है, अपचयन में ऑक्सीजन निकाला जाता है। तो जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, अब इस जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे कार्बन से, क्योंकि ऑक्सीजन से तो करा नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकालना है। अब कराने से क्या हुआ कि जिंक हो गया अलग, जो ऑक्सीजन था कार्बन से मिलकर बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक अशुद्धि है। इस प्रकार से हमारा जिंक प्राप्त हो गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, कार्बोनेट का अयस्क हमने लिया, कार्बोनेट अयस्क होता है, तो यहाँ पे हमने जिंक का अयस्क लिया है, तो ZnCO3 लिया, तो जिंक कार्बोनेट, इसका सांद्रण करके बड़ी अशुद्धियों को दूर किया गया। फिर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के इसको गर्म किया गया, तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके अपचयित होता है, तो प्रगलन के दौरान गल जाता है और गल के हमारी जिंक धातु अलग हो जाती है। तो ये हमारी जिंक प्राप्त हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्बोनेट के अयस्क का निष्कर्ष समझ गए होंगे। अब आते हैं सल्फाइड के अयस्क, इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब सल्फाइड का अयस्क जिसमें सल्फर होना चाहिए, तो हम इसी जिंक को ही लेकर चलते हैं, एक एग्जाम्पल, जिंक का निष्कर्ष करते हैं। सांद्र पहले करेंगे, समझ गए तरीका कैसे बताए थे, सांद्र वैसे ही होगा। उसके बाद फिर भर्जन करना है,
तो जिंक का सल्फाइड JnS लेते हैं, जिंक सल्फाइड। अब जो जिंक सल्फाइड है इसमें क्या है, अब करना है भर्जन, तो भर्जन में चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। अब इससे क्रिया करवाते हैं, तो क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम अगर क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए क्या, ऑक्साइड यानी कि ZnO। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अब ले लेंगे, तो ZnO जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो ZnO, लेकिन S बच रहा है, सिर्फ S नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 लगे, तो 2 ऑक्सीजन निकल गया, बचा कितना, 4 ऑक्सीजन, तो 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक शुद्ध ही है, ये बाहर निकल गया। अब हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। तो सल्फाइड गैस का सांद्रण किया, उसके बाद फिर परावर्तनीय भट्ठी में भर्जन किया गया, यानी गर्म किया गया, तो भर्जन करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब जिंक ऑक्साइड को हम अपचयित प्रज्वलित करें, जैसे यहाँ किए थे, तो जिंक ऑक्साइड में क्या है, कार्बन की उपस्थिति में क्रिया करवाया, तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अशुद्धि अलग हो गई। इस प्रकार से जिंक प्राप्त हो गया। तो 2 प्रक्रिया में बता दी कि यहाँ पे कार्बोनेट के एस से धातु को निकाला गया, यानी जिंक को निकाला गया, तो यहाँ पे सल्फाइड के एस से जिंक को निकाल लिया गया। तो ये बातें समझ गए होंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो अगला प्रोसेस यहाँ पे क्या है, निम्न क्रियाशील धातु, जो कम क्रियाशील धातु है, इनमें भी कुछ सल्फाइड के ऐसे आते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, वैसे प्रक्रिया है, सांद्रण करेंगे, यानी छान लेंगे, तो उससे धातु अलग हो जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं। तो ये कोई भी स्टेप हो, मेन काम क्या होता है, सबसे पहले सांद्रण होता है, उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार भर्जन निस्तापन होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है भर्जन निस्तापन, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सांद्रण के बाद विद्युत अपघटन करा दिया गया, और यहाँ पे सांद्रण हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली गैस में धातु मिल गई, तो निस्तापन भर्जन हो गया, फिर ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसका अपचयन या प्रगलन करते हैं, यानी गलाते हैं प्रत्यय भट्ठी में, उससे धातु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धातु प्राप्त तो होती है, लेकिन वो धातु शुद्ध नहीं होती। अभी जो जिंक निकला, यहाँ भी जो जिंक प्राप्त हुआ, यहाँ जो सोडियम प्राप्त हुआ, ये क्या है, अशुद्ध धातु। अब इसका विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा शोधन करवाएंगे, जब शुद्ध करवाएंगे, धातु का शोधन होगा, तो शोधन के पश्चात जो धातु प्राप्त होगी वो होगी शुद्ध धातु। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है धातुओं का निष्कर्षण। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जब कोई धातु का निष्कर्षण करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुदाई से खनिज प्राप्त होता है, उन खनिजों में कुछ अयस्क होते हैं, अयस्क में अशुद्धियां होते हैं, तो सांद्रण विधि द्वारा बड़ी अशुद्धियों को निकाल देते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार भर्जन या निस्तापन करवाते हैं, जिससे कुछ अशुद्धियां और निकल जाती हैं, फिर उनको प्रगलन प्रक्रिया में गलाते हैं, गलाने के बाद फिर जो धातु प्राप्त होती, सिर्फ धातु होती है, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं होती है, फिर उसका शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद अगले अध्याय में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि अगले अध्याय का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, जो कि सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है।